मैं आम इंसान हूँ, मैं नज़रिया इमरान खान हूँ। चंद एक चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और इन चीज़ों के ऊपर बात करना, आम लोगों का आम तक पहुँचाना बहुत सख्त ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। खान साहब का जो ट्वीट आया उसके अंदर बहुत तफसील लिखी गई है। क्योंकि महीनों महीनों तक तो ये खान साहब की फ़ैमिली को मिलने नहीं देते हैं। तो खान साहब ने जो सारी बातें की हैं उसके ऊपर बात करेंगे। कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट लीक हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। जो सैलाब से तबाहकारियाँ हो रही हैं और फार्म 47 के ये जो चोर मिनिस्टर बैठे हुए हैं, चोर वज़ीर आज़म बैठा हुआ है और कौम की बेहिसी, इसके ऊपर बात करेंगे। रैली हुई थी जो 2-3 दिन पहले यहाँ यूके में, उसके ऊपर बात करेंगे। गंडापुर साहब अपना एतमाद खो चुके हैं, बहाल होना बहुत मुश्किल है, उसके आप ऊपर तफसील से बात करेंगे। यूनिटी होना क्यों ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं डायरेक्टली इमरान खान साहब के ट्वीट के ऊपर। खान साहब ने अपने ट्वीट में कहा है कि अडियाला में मेरा नाम निहार ट्रायल कोई जज नहीं, एक आईएसआई का कर्नल चलवा रहा है जो आर्मी चीफ आसम मनीर से हदायत लेता है। ये सिविल नहीं मिलिट्री ट्रायल है। पाकिस्तान में इस वक्त जो भी हो रहा है आसिम लॉ के तहत हो रहा है और मुसलसल आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुझ पर 300 से जायद बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए हैं जिनका मैं सामना कर रहा हूं और कोई डील किए बगैर अदालतों से इंसाफ लेकर ही बाहर आऊँगा। हमारी जमात पर हर तरह का जुल्म ढाया गया है। अगर मेरिट पर फैसला किया जाए तो मैं और मेरी अहलिया आज ही रिहा हो जाएंगे। मेरे और मेरी अहलिया बुशरा बेगम के तमाम इंसानी हकूक पमाल हैं। हमें आम कैदी वाली सहूलियात से भी महरूम रखा गया है। मेरी किताब तक रोक ली जाती है। 8-8 माह में सिर्फ एक बार मेरे बच्चों से बात करवाई जाती है। जजों की मेरे मुकदमात में कोई हैसियत नहीं है, ना मेरे मुकदमात का ट्रायल जज आज़ादाना तौर पर कर सकते हैं, बल्कि एक कर्नल जो कहता है वही फैसला करते हैं और वो कर्नल आसिम मनीर के अहकामात पर चलता है। मैं अपनी तमाम पार्टी को कहता हूं कि आप सब मुतहद रहें। जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा। आप सबके लिए लाजिम है मेरी ट्वीट को रीट्वीट करें ताकि मेरे पैगाम पर इत्तेहाद कायम हो। अब इत्तेहाद की बात खान कर रहा है। खान कह रहा है कि मेरे पैगाम को आगे पहुंचाओ। हाँ, आपको क्यों समझ नहीं आ रही है? इमरान खान साहब के इस टाइम ये निज़ाम, ये रियासत जान लेना चाहती है, उसके इंसानी हकूक पमाल करके। वो कहते हैं ना, नेहरू कहता है या कौन ये सेइंग मुझे भूल गई है उनकी मिसाल, कहते हैं अगर हमें पता होता कि कायदे आजम को टीबी जैसी बीमारी है तो हम पाकिस्तान बनने ही नहीं देते। आज इन्हें पता है ना कि अवाम कुछ कर सकती है, इसलिए ये खान साहब को कुछ नहीं कर रहे हैं, ये डर रहे हैं आप लोगों से। लेकिन आप लोग अगर आज खान साहब की आवाज़ बनते हैं, आज आप उठते हैं, तो यकीन करें पाकिस्तान बदल जाएगा। और इन लोगों को यही खतरा है और अवाम करेगी, ज़रूर करेगी। खान साहब के पैगाम को आगे पहुंचाएं, खुदारा आगे पहुंचाएं। खान साहब पे बहुत जुल्म हो रहा है। खान साहब ने खुद आज कहा है कि मेरे इंसानी हकूक पमाल हो रहे हैं। एक बार नहीं, मुतअद्दिद बार कहा है। खान साहब ने पिछली दफ़ा भी कहा था कि मुझे ऐसे रखा गया है जैसे जानवरों से बदतर मुझे रखा गया है। बुशरा बेगम को देख लें, उनके ऊपर जिस तरह के ये जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं, ये आम लोगों पे तो नहीं किए जा सकते। वो खतून अव्वल रही है। इमरान खान साहब उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। खुदारा इस जुल्म के ऊपर आवाज़ उठाएं, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा खान साहब के पैगाम को शेयर करें। और आगे चलते हैं। जो खान साहब ने कहा है कि कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट लीक हुई है, कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी की इलेक्शन पे ऊपर जो रिपोर्ट लीक हुई है उसने भी इंतखाबी दांधली का पोल खोल दिया है कि कैसे बेशर्मी और ढिठाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। कॉमनवेल्थ के मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ही सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को दी गई थी, मगर यहाँ सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेज़मीर लोग हैं जिन्होंने इंतखाबी चोरी की सहूलतकारी समेत इस पर डाका डालने में भी भरपूर किरदार अदा किया, जिसमें वोट चोरी का कानून सख्त है पाकिस्तान में और ऐसा करने पर आर्टिकल 6 का नफाज होता है। खान साहब कह रहे हैं अगर कोई वोट चोरी करता है पाकिस्तान के अंदर तो बड़ा सख्त कानून है, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। कितने लोगों ने अभी तक कहा है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए मैंडेट चोरों के ऊपर? किसी ने भी नहीं कहा हमारी पार्टी में से। ये भी आज खान साहब आपको बता रहे हैं, इसके ऊपर बात करें।
वो स्टैब्लिशमेंट हो, वो ये सारे करता धरता हूँ, वासिम मुनीर हो, इन सब पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिन्होंने 26 करोड़ के मैंडेट के ऊपर डाका डाला है। आगे खान साहब ने कहा, यहाँ पर लियाकत चट्टा जैसे लोग काबिल तहसीन हैं, जिन्होंने अपने ओहदे पर ज़मीर की आवाज़ को तरजीह दी। इस चोरी के बाद अवाम का कत्लेआम किया गया और 26वीं आईनी तरमीम की गई। इस तरमीम के खिलाफ भी जिन जजेस ने आवाज़ बुलंद की वो तारीफ के काबिल हैं। यहाँ पर लियाकत चट्टा जैसे लोग जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं, उन्हें डराया धमकाया जाता है बाद में, और बाद में ये जो हुकूमतें हैं, लोग हैं, चोर हैं, माफिया हैं, वो ये कह देते हैं कि ये तो ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब लोग हैं। मतलब इनका कोई नफ्सियाती मसला है, क्योंकि ये सच बोल रहे हैं। पाकिस्तान में जब सच बोला जाता है तो आपको इस तरह के इल्ज़ामात जो है आपके ऊपर लगा दिए जाते हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं कि जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चोरी किया है उनके ऊपर आर्टिकल 6 बनता है। सिंपल इज़ दैट। आगे खान साहब ने कहा कि धांधली पर कायम हुकूमत को कानूनी तौर पर कबूल करने का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए सेनेट और पार्लियामानी कमेटियों से इस्तीफे दिए गए हैं। और जो इस्तीफे दिए गए हैं, खान साहब ने उस पर यह भी कहा था कि आप लोग अब जो मज़ीद आगे गाड़ियाँ और ये जो जितनी भी गाड़ियों की चाबियाँ हैं ये सब आप वापस कर दें, ठीक है। हमें इन ऐवानों में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अरकान पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहता हूँ कि मुल्क में नाफिज आसिम लॉ से बिल्कुल ना घबराएं, ना ही जेल से घबराएं। एक फ़र्द वाहिद अपने इक़्तिदार की हवस को पूरे मुल्क की खातिर आपको दबाना चाहता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप जितना इससे डरेंगे इतना ही आपको दबाएंगे। आप हक पर हैं और हक और सच को हक और सच आपको इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से सुने। आप हक पर हैं और हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। ये हकीकत पे मबनी खान साहब ने बात की है। अब ये सारी चीज़ आपको इतनी तफसील से खोल के देने का मकसद या आपको बयान करने का मकसद ये है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। जब ये माफिया ख़त्म होगा तो यकीनन हम लोग जो है इंसाफ ले पाएंगे, यकीनन हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी। और इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के इंसानी हकूक़ जो पामाल के हो रहे हैं, इसके ऊपर बात करना बहुत सख्त ज़रूरी है। अच्छा, फिर खान साहब ने जो कहा कि आप लोग अफ़गानिस्तान जाएं, उसके ऊपर भी अगर आप देखें तो इन लोगों ने गंडापुर साहब ने बड़ी आसानी से कह दिया कि मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं है, मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है। अब एक वज़ीर आला जब इस तरह की बात कहता है मेरा पासपोर्ट ही ब्लॉक है, बजाय उसके वो ये कहे उसको इस्तीफ़ा दे के वहाँ से चले जाना चाहिए। यू नो वाई? अगर आपका पासपोर्ट ब्लॉक है, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आप दूसरों को क्या इंसाफ दिलवाएंगे? ये जेलों से, ये इनकी धमकियों से आखिर आप कब तक डरेंगे? आपका जो भी इनके साथ मसले मसाइल है, मैं कहती हूँ आप हक पे डट जाएं, अवाम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। ये ब्लैकमेल करते हैं बहुत सारी चीज़ों से, वल्लाहु आलम आपको भी कर रहे हैं, ठीक है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा आपसे सख्त इख्तलाफ है कि आप इस टाइम हक की आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं। उस पर मैं बाद में तफसील से बात करूँगी। और फिर खान साहब ने कहा कि महमूद अचकज़ई साहब की सरबराही में एक वफ़द जाना चाहिए अफ़गानिस्तान, जो अमन की बात करे, जो दोनों ममालिक के जो बेहतरीन जो ताल्लुकात हैं उसको बहाल करे, और दोनों मुल्कों के ताउन से ही ये दहशत गर्दी ख़त्म हो सकती है। और खान साहब ने बार बार जो इस ऑपरेशन की मुखालफत की है, जेल में बैठ के खान साहब इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं, याद रखें आप लोग इस चीज़ को। आगे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, खान साहब जो है ना एंटी वॉर आदमी है। खान साहब बिल्कुल वॉर नहीं चाहते, दुनिया में कहीं पे भी नहीं चाहते। खान साहब एक अमन पसंद आदमी हैं, लोग इस चीज़ को समझते भी हैं, इसलिए लोग खान साहब के नज़रिए के साथ आके खड़े हुए हैं। और ये इन लोगों को तकलीफ़ ये बात देती है कि इमरान खान बार बार अमन की बात करता है। आगे चल के इस जो मैं अब बात कर रही हूँ उसको आर्टिकुलेट कीजिएगा। जो मैंने रैली कहा यूके के अंदर हुई, उसमें क्या मसले मसाइल हुए, वो रैली क्यों हुई। जब आज अफ़गानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है तो उसकी क्या रीज़न है, बताएं। अब मुसलमानों को मुसलमानों के साथ ही लड़ाया जा रहा है, ठीक है। अमन की बहाली की ये लोग बात करना नहीं चाहते हैं, तो उस पे खान साहब ने जो है अपना बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया। और खान साहब ने कहा अफ़गानों और कबायली अवाम के साथ भी 9 मई की तर्ज पर एक ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाया जा रहा है,
जब से आसिम मुनीर को चार्ज मिला है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जानबूझकर बिगाड़े जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप, मुसलमानों को लड़ाने के ये प्रोपोगेंडे हो रहे हैं और इन्हीं मुसलसल पाकिस्तान से जंग शुरू करने पर उकसाया जा रहा है ताकि मौजूदा अफगान हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश किया जा सके, यानी मुसलमानों के अमन को ख़त्म किया जा सके। खान साहब ने क्यों कहा मेरे पैगाम को आगे पहुंचाएं, ताकि मुसलमानों के अंदर भी इत्तेहाद हो। वो जेल में बैठ के आप लोगों को बता रहा है कि मुसलमानों का इत्तेहाद कायम करना कितना ज़रूरी है। इसराइल ने ईरान पे, फिर यमन पे, सीरिया में, इराक़ के अंदर, अच्छा फिर अभी जो रिसेंटली कतर के ऊपर हमला किया, सारे अरब ममालिक वहाँ पे जमा हुए, खाने खुने खाए, तकरीरें किए और निकल गए। $400 ट्रिलियन की आपके साथ वो तिजारत की जाएगी, मुंह बंद और निकल गए सारे। इससे मसाइल हल नहीं होंगे, आपको मज़ाहमत करनी होगी। अच्छा, आगे जो कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट लीक हुई इसके ऊपर बात करेंगे। कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी के इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई उसने भी इंतखाबी धांधली का पोल खोल दिया है। कैसे बेशर्म और डिटाई से मैंडेट चोरी किया गया। कॉमनवेल्थ के मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ही सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को दी गई थी, मगर यहाँ सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेज़मीर लोग हैं जिन्होंने इंतखाबी चोरी की सहूलतकारी की। इस समेत इस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई और इसका भरपूर किरदार अदा किया उन्होंने। पाकिस्तान में वोट चोरी का खान साहब यहाँ बता रहे हैं कि बड़ा सख्त कानून है। मुझे नहीं पता था इससे पहले, ठीक है, ये मैं सच बता रही हूँ, ये मुझे अभी पता चला जो मैंने खान साहब का ट्वीट पढ़ा। वोट चोरी करने पे आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है। अब इस पे हमारी पार्टी के किसी बंदे ने, किसी वकील ने अभी तक आज तक बात की है, मेरी नज़र से नहीं गुजरी। अगर आपकी नज़र से गुजरी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इन पे आर्टिकल 6 लग सकता है और इस पे बात करनी चाहिए, सबको खुल के बात करनी चाहिए। फिर खान साहब ने आगे कहा कि यहाँ पर लियाकत चट्टा जैसे लोग काबिल तहसीन हैं जिन्होंने अपने ओहदे पर ज़मीर की आवाज़ को तरजीह दी। इस चोरी के बाद अवाम का कत्लेआम किया गया और 26वीं आईनी तरमीम की गई। इस तरमीम के ख़िलाफ़ जिन जजेस ने आवाज़ बुलंद की वो तारीफ़ के काबिल हैं। धांधली पर कायम हुकूमत को कानूनी तौर पर कबूल करने का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए सेनेट और पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफ़े दिए गए हैं, खान साहब ने ये कहा। और खान साहब ने एक बहुत खूबसूरत अपने पूरे ट्वीट के अंदर जो बात की वो मुझे बार बार दिल चाहता है कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। खान साहब ने कहा कि आसिम लॉ से बिल्कुल ना घबराएं, ना ही जेल से घबराएं। एक फ़र्द वाहिद अपने इक़्तिदार की हवस को पूरा करने की खातिर आपको दबाना चाहता है। आप जितना इससे डरेंगे ये उतना ही आपको दबाएंगे। आप हक पर हैं और हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। ये बात मुझे बहुत खूबसूरत लगी। लोगों को समझना है, अगर आप हक पे खड़े हैं तो फतह आपकी होगी और सच इंसान को बहादुर बनाता है। ये थी कॉमनवेल्थ के ऊपर। और कॉमनवेल्थ के ऊपर यकीनन हम लोग खुद भी कोई ना कोई लाहे अमल दिखाएंगे। हम कॉमनवेल्थ के जो ऑफिस हैं उनसे हम राब्ता करेंगे, इस पे हम खुद भी आवाज़ उठाएंगे और उसके लिए हमें आपके भरपूर साथ की ज़रूरत होगी। इंशाल्लाह हम जल्द आपको कोई ना कोई एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी लाहे अमल देंगे। सैलाब की बात करेंगे। सैलाब की जो तबाहकारियाँ हो रही हैं, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं ना वो बड़े सुकून से हैं। पाकिस्तान में सैलाब नहीं आ रहा, गाने बजानों की महफिलें, वाहयातियाँ, अच्छा शादियाँ, ये सारे मामला चल रहे हैं। ऐसे लग रहा है पाकिस्तान में तैर ही नहीं है रही हैं लाशें, पाकिस्तान में लोग भूखे नहीं हैं। 25 लाख लोग बेघर हो गए हैं। कितनी कीमती जानों का नुकसान हो चुका है। मैं एक फुटेज लगाई जो गालिबन मुझे यूट्यूब ने लगाने नहीं दी, यहाँ पे मैंने टिकटॉक पे लगाई है, मैंने ट्विटर पे भी उस पर बात की है। एक माँ अपने बच्चों समेत सैलाब में बह गई, उसके साथ कितनी उम्मीदें, कितनी जो है फ्यूचर बह गए। और वो जो चिनार की जो एक खेत होता है, ठीक है, उसमें से उनकी लाशें निकली। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि गरीब के बच्चे थे, पाकिस्तानी थे। कोई वेस्टर्न होता, कोई यूरोपियन होता, कोई फ्रेंच होता तो पता चलता।
पाकिस्तानी है। इसमें आपकी और हमारी भी गलती है, क्योंकि एक लौंडी जो पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इस टाइम टिकटॉकें बनाने के लिए जाती है, वो सुबह सुबह उठती है, तैयार होती है और अपने साथ कनीज़ें जमा करती है, सेटअप लगाया जाता है, जैसे बिल्कुल जो है ना सैलाबी कोई फिल्म या ड्रामा चल रहा है। जाते हैं, टिकटॉक बना के आ जाते हैं और आके जब टिकटॉक डालते हैं तो फिर उसके ऊपर जितने लाइक और व्यूज़ आते हैं उसी हिसाब से ये फिर अंदाज़ा लगा देते हैं कि हमने कितना काम किया। गरीब डूब जाए, गरीब मर जाए, गरीब का घर बह जाए, गरीब के जानवर बह जाएं, गरीब की जमा पूंजी चली जाए, उनको बाद में भी कोई नहीं पूछता होता। ये ऐलानात ही होते हैं सियासी जो हो रहे हैं। काबिल तहसीन है वो लोग, जैसे इमरान रियाज साहब ने, जो पाकिस्तान में भी थे तब भी यहाँ आए हुए हैं, वो तब भी इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने टेलीथॉन किया, जो कि एक काबिल तहसीन बात है। अपने लोगों की आवाज़ बने। बेशक इस टाइम उन्हें शऊर देने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन माली तौर पे भी उनकी मदद करना सख्त ज़रूरी है। शऊर तो शायद उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा, एकदम से तो नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ भी मौका मिले उन्हें शऊर देने की बात आप लाजिम करें। और इस टाइम शहबाज शरीफ दूसरे मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, जरदारी साहब दूसरे मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं अवाम की। जिसको अवाम की परवाह है वो इस टाइम जेल में बैठा हुआ है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आपने अपने लोगों की आवाज़ बनना है या नहीं बनना है। आप लोगों को हमारी बातें भी आम लगती हैं, फजूल लगती होंगी, हम तो बोलते हैं बस आके, आप हमें कुछ नहीं देते ना, हम इन सोशल मीडिया से ही कुछ ले रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। जहाँ भी सैलाब की तबाहकारियाँ देख रहे हैं, डालें आप सोशल मीडिया के ऊपर, और इस हुकूमत का तख्त उलटते हैं, लोगों को बताएं पाकिस्तान में सैलाब आने की वजह ये 78 साला काबिज माफिया है। ना कोई डैम, ना कोई दरख्त, ना कोई फ्यूल का बंदोबस्त, ना कोई जो नेचुरल डिज़ास्टर से निपटने का कोई इनके पास इंतज़ाम। तो ये सारी चीज़ें आप आवाम को बताएं, इंशाल्लाह कोई ना कोई चिंगारी ज़रूर उठेगी और इन सब को जला के राख करेगी जो काबिज माफिया। जो रैली हुई, बस मैं जल्दी से अब इन चीज़ों को ख़त्म करूँगी, काफ़ी डिटेल में हमने इसके ऊपर बात की आज। ये जो रैली की गई है यूके के अंदर, ये प्रो इसराइली रैली थी। ये जो आदमी है टॉमी रॉबिन्सन, इसको एलॉन मस्क ने, नजल फराश ने और इस तरह के नेतन्याहू ने इन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद इन लोगों को ये रैली जो करवाई गई, कोई इसमें 3 मिलियन लोग नहीं आए थे, होंगे 1.5-2 लाख लोग होंगे। ठीक है, और 58 मिलियन है आबादी जो है ना, इंग्लैंड की 58 मिलियन आबादी है। अब ये सब क्यों ड्रामा किया गया, झंडे बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है, होम सेक्रेटरी ने भी, यहाँ के एमपीज ने भी बात की है, क्योंकि एलॉन मस्क जो फॉर्मर ट्विटर और जो मौजूदा एक्स का मालिक भी है, उसने इस टॉमी रॉबिन्सन का बड़ा साथ दिया। अगर आपको याद हो, आप जाके ट्विटर देखें, इस बंदे ने आज तक फ़लस्तीन के लिए बात नहीं की है, एलॉन मस्क ने। तो ये प्रो इसराइली रैली थी मुसलमानों के ख़िलाफ़, और यहाँ पे यूके के अंदर मुसलमानों को टारगेट बनाने का और उन्हें डीमोरलाइज करने का ये एक एजेंडा चलाया जा रहा है। हालांकि आपने उसी रैली के दौरान देखा कि इनके अपने ही गोरे आपस में गुत्थम गुत्था थे, लड़ रहे थे, सड़कों पे पेशाब कर रहे थे, और गंदगी इतनी इन लोगों ने की। ये बंदा बेसिकली इसराइली लॉबी का किरदार है, और ये जो है अमन तबाह करना चाहते हैं यूके का। और जो फिर एलोन मस्क ने, तुमको कौन होते हो तुम जो डायरेक्ट उसका इंटरव्यू कर रहे हो इस तरह से। अच्छा, उसके ऊपर फिर जो एमपीस हैं जितने भी, वो एक्शन लेने जा रहे हैं कि एलॉन मस्क ने जो इस तरह उसका इंटरव्यू क्यों किया, और हमारे मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की इसने जुर्रत कैसे की, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। और बहुत सारे एमपीस इसके ऊपर जो है यूनाइटेड भी हुए हैं। उसी दौरान एक ख़वातीन ने भी मार्च किया कि यूनिटी हमारे मुल्क की वैल्यूज़ है, ब्रिटिश वैल्यूज़ यही हैं कि हम डाइवर्सिटी का, दूसरे कल्चर्स का, दूसरे लोगों का ख्याल करें। और जितने भी माइग्रेंट हैं इनके ऊपर ही इंग्लैंड चल रहा है, याद रखें। जितने भी एजुकेशन का सिस्टम है, NHS का सिस्टम है, और जितने भी आर्म फोर्सेस के इदारे हैं, पुलिस है, इन तमाम के अंदर ब्यूरोक्रेसी, बिजनेसेस हैं, इनमें माइग्रेंट का बहुत बड़ा हाथ है इस इकॉनमी को चलाने के अंदर।
تو یہ اسرائیلی لابی چاہتی ہے جہاں پہ بھی مسلمان ہیں ان کو امن سے نہ رہنے دیا جائے، ان کو نشانہ بنایا جائے. یہ اس اوورال ریلی کا مقصد تھا. اور اس کو بڑا چڑھا کے کہہ رہے ہیں کہ 3 ملین آئے تھے. کوئی 3 ملین لوگ نہیں تھے. ٹھیک ہے، جو ویسٹ منسٹر ہے، جو ایبی ہے، ڈاؤن ٹاؤن پارلیمنٹ، جو جتنا بھی یہ جو ایریا ہے، ویکنڈ پہ ویسے بھی یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے. میں آپ کو اس ہفتے جا کے دکھاؤں گی، آپ خود دیکھ لیجئے گا. اس کے اندر چند ایک لوگ جھنڈے لے کے چلتے ہیں تو کہتے ہیں 3 ملین آ گئے، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. گنڈاپور صاحب کے اوپر بات کرتے ہیں. گنڈاپور صاحب کیوں اپنا اعتماد کھو چکے ہیں 26 نومبر پہ جو کچھ ہوا. انہوں نے تو کہا میں آیا وہاں پہ، اور دیکھیں لوگوں کو اکیلا چھوڑ کے وہ چلے گئے. انہوں نے کہا میں اتنے ضلع کراس کر کے آئے. یہ وہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہتے، جینا ہوتا مرنا ہوتا لوگوں کو پتہ چلتا. ٹھیک ہے. اور اکتوبر میں پھر جو کچھ ہوا، مطلب بہت دفعہ، اب میں ان ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی ہوں، لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا کیا اور کیسے کیسے مسئلے مسائل ہوئے ہیں. اور گنڈاپور کے اوپر لوگ جو ہے اب اعتماد نہیں کر رہے ہیں. جو انہوں نے پھر چورن بیچ دیا. بیچ میں یہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی ہنس خوش گپیاں لگاتے تھے، اور ان کی حکومت کے ساتھ بھی انہوں نے تصویریں کھینچی. اس کے اوپر بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. مطلب ابھی تک جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے آپ اکیلے کچھ کر لیں، آپ اپنی پوری کابینہ کو ساتھ لگائیں، آپ پورے کے پی کو ساتھ لگائیں، اپنے لوگوں کو، نوجوانوں کو ساتھ ملائیں. آپ مزاحمت کی ایک تاریخ رقم کریں. آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور پھر لوگ آپ کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں اور آپ کو اس کے اوپر اعتراض ہو جاتا ہے. اب ایک ہی صورت ہے کہ آپ کا جو اعتماد بحال ہو، آپ عمران خان کو رہا کروائیں، مزاحمت کی دوبارہ سے تاریخ رقم کریں، اور وہ سلسلہ جو آپ نے 26 نومبر کو توڑا تھا، اس سلسلے کو آپ وہیں سے جوڑیں گے یا اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا منبع جو اعتبار ہے بحال ہو سکے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں کہ ہماری آپ سے دشمنی نہیں ہے، سخت اختلافات ضرور ہیں. ہم آپ کو کوئی غلط باتیں یا گالیاں نہیں دیں گے. ہم یہی کہیں گے اگر آپ مزاحمت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ عزت کے ساتھ استعفیٰ دے دیں. یونٹی کی بات، یو کے اندر بہت سارے گروپس ہیں، بہت چیپٹر بھی ہیں. خیر یہاں پہ 12 چیپٹر ہیں پورے یو کے اندر، گروپ بندیاں بھی ہیں. تو میں ان سب لوگوں سے ہمیشہ کہتی ہوں، مجھے پتا ہے جو بے ایمان ہیں ان کے اوپر تو میں بات کرتی ہوں، آگے بھی کرتی رہوں گی، لیکن جو اس میں اچھے لوگ ہیں، جو اچھے نظریے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی سکیٹرڈ کر دیا جاتا ہے، گروپ بندیوں میں ڈالا جا رہا ہے. ان سب کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ آ کے بات کرنی چاہیے. ہم لوگ ضرور کچھ کریں گے، کامن ویلتھ کے سامنے جا کے ہم احتجاج کریں، یا جو بھی اس میں انیشیٹو لے گا میں ان کے ساتھ ہوں. میرا کوئی اپنا پرسنل ایجنڈا نہیں ہے کہ میں ہی آگے ہوں تو کوئی مجھے فالو کرے. نو، آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود سچ اے تھنگس. ٹھیک ہے. میں بار بار کہتی ہوں خان ایک ہی ہے، مراد سعید ایک ہے، علیمہ خانم ایک ہے، بشرا بی بی ایک ہے. ہر بندے کی ایک اپنی عزت ہے اور ہر بندے کا ایک اپنا مقام ہے. کوئی عمران خان نہیں بن سکتا، مراد سعید نہیں بن سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزتوں اور ذلتوں کا اختیار آپ کے پاس ہے. اچھا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، لیکن کسی کا مقام آپ نہیں چھین سکتے ہیں. بہتر ہے یونٹی ہو، ہم سب مل کے چلیں. جو یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا، ان کے اوپر آپ لوگ توجہ نہ دیا کریں. یہ میرا مقصد ہوتا ہے ہمیشہ یونٹی کے اوپر بات کرنے کا. اب جب بھی آپ بات کریں تو بڑے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کریں، آپس میں نہ الجھیں، گتھم گتھا نہ ہو. ٹھیک ہے. چند ایک فالوور ہو جانے سے آپ لوگ جو کوئی تجزیہ نگار نہیں بنتے ہیں. میں یہ بار بار کہوں گی، میں نے دیکھا ہے کس کس طرح کے فالوورز لوگوں کے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے. بہت ساری خبریں ہیں لیکن ان کے اوپر بعد میں روشنی ڈالیں گے جو انٹرنیشنلی ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. تھینک یو سو مچ.